दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम सीटेट की प्रेपरेशन से रिलेटेड एसएसटी, सीडीपी, पंजाबी पेडागोजी और ईवीएस की वीडियो अपलोड करते हैं। अभी तक काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। और अब तक की जितनी भी अपलोड वीडियो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे, जिससे हमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो पीएस टेट का एग्ज़ाम है, चाहे यूपी टेट का है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है टेट का, उसमें ये हेल्पफुल रहेगी क्योंकि सभी टेट का जो सिलेबस है सेम है। और जब हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन पेपर है वो करते हैं तो हमें पेपर का जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो हमें पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है। इसको आप मॉक टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रेपरेशन है आपकी कहाँ तक हो चुकी है, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वात दिग्दर्शी का प्रयोग, यानी कि विंड वेन का जो प्रयोग है क्या मापने के लिए, क्या मेज़र करने के लिए होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थर्ड। विंड डायरेक्शन के देखने के लिए, वायु की दिशा देखने के लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही रहेगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचार में मदद करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32 का भी थर्ड, बाहरी वायुमंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरी, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ बताना है हमने कौन कौन सी परत है। तो इनमें से पहचाननी है। तो सही आंसर जो इसका आएगा 33 का वो आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और सबसे ऊपरी है क्रस्ट। सो ये हमने डिटेल में की हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगी, नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। सूर्य का जो समंदर का जो वाटर है, जल है, वो हर दिन एक निश्चित नेम से जो ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है उसको ज्वार भाटा कहा जाता है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस सिचुएशन में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। सो व्हेन रिवर एंटर्स इन द प्लेन, सो मैदानों में जब नदी आती है, इट बेंड्स एंड फ्लो फॉर्मिंग लार्ज बेंड नॉन एज। तो इन लार्ज बेंड को क्या कहते हैं। सही आंसर आएगा इसका थर्ड, मेंडर्स कहा जाता है, विस्पर्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में, यानी कि जो ज़्यादा दूर क्षेत्र हैं में और आपादकों में, यानी किसी तरह की आफत आती है के समय लोगों को, जैसे हार्ट आ गए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं का वितरण करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो हम जानते हैं कि वायु मार्ग जो है, एयरवेज है, वो सबसे उपयोगी है, क्योंकि जहाँ पे मान लें कि बहुत ज़्यादा जो है पानी भरा हुआ है, आ हुआ है, बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पे वायु मार्ग यानी कि एयरवेज से भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं पहुँचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा 37 का, जन डेमोग्राफी, या हम कह सकते हैं कि जनसंख्या। जैसे कि जनसंख्या में इसका जिक्र है तो उसका संबंध जो होगा वो जनसंख्या डेमोग्राफी से होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हमने कथन पढ़ना है और बताना है बाद में कि कौन सा सही है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो इसका
कारण बताया है, रीज़न बताया है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांशीय यानी कि लैटीट्यूड पर स्थित है। तो दिए गए में से सही विकल्प हमने ढूंढना है, तो इसमें सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो इनमें से सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, सूर्य जो है वो, सूर्य ऊर्जा है जो सोलर एनर्जी जो है वो इनमें से नॉन कन्वेंशनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। सो जो मछली जो पाली जाती है उसको कहते हैं पीसी कल्चर। ऑप्शन 4 सही आंसर आएगा, पीसी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं 41 का 2 स्थल संधि, इथुमिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है जो वो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा जो अगर पूछा जाए तो एशिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च प्राथमिक सत्र पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। एट द अपर प्राइमरी स्टेजेस सोशल साइंस कंपैरिजन ऑफ। तो अपर प्राइमरी क्लासेस में सोशल साइंस का इनमें से कौन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा 43 का वो है 3rd, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये शामिल किए गए हैं अपर प्राइमरी स्टेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्रोडिक्टिव टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच? सही आंसर आएगा 44 का 1, व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला लिखा हुआ है ए पर, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ा देती है। दूसरा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन एवेल्युएशन करने में मदद नहीं करती। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच प्रमोट्स द बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। सेकंड है, इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एवेल्युएटिंग आर्गूमेंट्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर। तो इसमें आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा, ए जो है सत्य है, ए सही है। क्रिटिकल थिंकिंग है वो प्रमोट करती है कंसेप्ट, एप्लीकेशन एंड जो एक्सपेंशन आइडियाज हैं उनको, लेकिन ये दूसरों के जो तर्क हैं, दूसरों की जो अंडरस्टैंडिंग है और उनके जो विश्वास है उनको समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? व्हाट इज एन एम्पिरिकल एविडेंस? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकमात्र आंकड़े। दूसरा है, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। और फोर्थ है, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो एम्पिरिकल एविडेंस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्र किए हुए आंकड़े हैं, डाटा है, उसको एम्पिरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य साक्ष्य कहा जाता है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ज्योग्राफी
के लिए बहुत उपयोगी हैं मॉडल और प्रकृतियाँ। सो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थानीय समाचार पत्रों में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का होता है? द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर। किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो 48 का आएगा 2 सेकेंडरी या में कह सकते हैं द्वितीयक। सो दूसरी प्रकार का स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 49 का थर्ड, समावेशी। हमने बात की थी अभी जो सॉल्व किया था पेपर CDP का कि समावेशी इंक्लूसिव जो है एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी को एजुकेशन में शामिल करना। एजुकेशन है जो उन सबके लिए एजुकेशन के समान जो मौके हैं वो प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से यानी कि सीक्वेंस से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि सीक्वेंस होता है हर बच्चे का, मतलब जैसे ही हर बच्चा जो है पहले शिशु होगा, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, और उसके बाद जैसे हम जानते हैं किशोर अवस्था, ऐसे बालक अवस्था, ऐसे आगे अवस्थाएं हर बच्चे की होती है, लेकिन गति अलग अलग हो सकती है उसके विकास के, लेकिन कर्म जो है एक ही होता है। तो ये जो है कि उसकी व्यक्तिगत बच्चे और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना अध्यापक को बनानी चाहिए। ये किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन 4 है, जीन पियाजे, जिन्होंने हमें स्टेज का सिद्धांत या जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजों में बच्चे के विकास को जो है डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 51 है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग को जो है हमने प्रमोट करना है, तो उसके लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक को उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। सहकारी कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेट करना सीखेंगे बच्चे जब बहस और चर्चाओं में लगेंगे। तो इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक आत्मनिर्देशित सेल्फ गाइडेड एंड जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड यानी कि आत्म अनुशासन सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। तो ऐसी सोच को जो कहा जाता है, 52 का सही आंसर आएगा ऑप्शन 1, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो अजंता की जो केव्स हैं उनमें जो पेंटिंग्स हैं उनके लिए जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, तो वो ऑप्शन 3 है, पौधों और खनिज पदार्थों यानी कि प्लांट और मिनरल से वो प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे पुरानी पांडुलिपियों पर लिखी डैश पर लिखी गई थी। तो सबसे जो पुरानी लिपि है वो लिखी गई है पाम लीव्स पर, ताड़ पत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल जो है सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा काल है जो मानव इतिहास का वो है ऑप्शन 1, पुरापाषाण काल, जिसे हम पालियोलिथिक कहते हैं इंग्लिश में। सबसे लॉन्गेस्ट जो है पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कथनों में से सबसे ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन पहले ए दिया हुआ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्यात पाए गए हैं। यहाँ के यानी कि हमें पशु पालने और खेती करने के जो संकेत हैं वो मिले हैं। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों जो है सत्य हैं, दोनों सही हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के जो बोलन दरा है उसके पास एक उपजाऊ
मैदान है और सैदी सिंधु घाटी की जो सभ्यता उससे रिलेटेड है ये। और यहाँ खेती और पशुपालन के जो संकेत हैं वो मिले हैं, फाउंड हुए हैं। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल जो है सही है 56 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो सैदव सभ्यता जिसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंध सरस्वती सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। और इसके जो बहुत से स्थानों से जो है संकेत मिले हैं इसके होने के, और सबसे ज़्यादा जो भारत में मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। जैसे लोथल वगैरह प्रसिद्ध बंदरगाह है गुजरात में, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो सबसे पुराना अगर वेद पूछा जाए तो वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद जो लिखी गई है वो लिखी गई है ऑप्शन 3 संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 59। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो पहले जो शासक थे मगध महाजनपद के वो बिंबसर थे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, बिंदुसर थे जो फर्स्ट रूलर थे मगध महाजनपद के। और टोटल जो मिले हैं महाजनपद थे टोटल वो 16 थे, 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है 60 का वो है ऑप्शन 3 अहिंसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है करता है? तो राज्यसभा स्थायी सदन है जिसके जो 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, और एक मेंबर का जो कार्यकाल है वो 6 ईयर होता है। और हमारी जो संसद है वो मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और 61 का जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। विधानसभा के जो सदस्य है, विधायक जो है वो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? सही जो इसका आंसर ऑप्शन 4 आएगा, हमारे संसदीय और संघीय शासन प्रणाली है। कई बार हम कंफ्यूज होकर फर्स्ट ही पढ़ते हैं, संसदीय शासन प्रणाली एकात्मक नहीं है, संघात्मक है। तो इसलिए जो 4 ऑप्शन है वो 62 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो कितनी है रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन 2 84। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारत में अस्पृश्यता प्रथा यानी कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है वो किया गया है? तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन 1 समानता का अधिकार। सो समानता का अधिकार हमें जो दिया गया है उसका जो है उल्लंघन किया गया है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के कारण। और अगर पूछा जाए कितने टोटल अधिकार हैं हमें जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, तो 6 है इस समय। और इनका जो जिक्र है वो संविधान के 3रे भाग में किया गया है, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट में नहीं है। पहले 7 थे, राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट में था, लेकिन इसको जो है अब फंडामेंटल राइट से निकालकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो अब मौलिक अधिकार नहीं है। सो अनटचेबिलिटी डैश यानी कि अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव का संदर्भ करती है, तो जाति के आधार पर ये होती है। तो ऑप्शन 3 जो है सही आंसर होगा 66 का क्वेश्चन आंसर 3। 67 मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री
को नियुक्त करता है राज्यपाल, गवर्नर होता है जो स्टेट का, जिस भी पार्टी को बहुमत होता है उसकी पार्टी का दल का जो नेता होता है या जिसको वो सजेस्ट करती है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है 68, सही आंसर ऑप्शन 4, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल के लिए जो आयु चाहिए वो 35 ईयर होनी चाहिए। 69 है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो जो सांसद हैं वो चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक जो कहा जाता है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। इस समय जो राष्ट्रपति है मौजूदा वो रामनाथ कोविंद जी हैं, और भारत की जनगणना की जो शुरुआत है वो भी राष्ट्रपति से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भी सेम ही है, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो पहला नागरिक होता है राज्य का। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16th, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हमने बता ही दिया है कि रामनाथ कोविंद जी हैं वो वर्तमान राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? इनमें से, तो इनमें से जो भारत के संविधान में नहीं किया गया जिनका उल्लेख वो है राजनीतिक दलों के नाम नहीं है भारतीय संविधान में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, सरकार ढांचा कैसा होगा, नागरिक के फंडामेंटल राइट क्या हैं, वो सबका जिक्र है संविधान में, लेकिन राजनीतिक दलों के नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नॉमिनेट करता है? तो राज्यसभा में जो है अगर पूछा जाए कितने नॉमिनेट किए जाते हैं तो 12 जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, जिन्होंने साइंस में और जैसे लिटरेचर में कुछ अच्छा किया होता है तो उनको राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। 12 करता है अगर पूछा जाए संख्या कितने को करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा ने भारत का संविधान जो बनाया है और उसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? और अंतिम और पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचार्य। सो 77 की ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अडॉप्टेड कब किया गया था? तो अडॉप्ट किया गया था 78 का आंसर आएगा 3 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों के एकीकरण करने में निर्णायक भूमिका निभाई? सो हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया? सो रियासतों को एक किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी के कारण इनको जो लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की संवर्ती सूची में मामलों में कार्य करता है? सो 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान की, जिसमें एक है स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी जो है वो कॉन्क्रीट लिस्ट है। तो जो कॉन्क्रीट लिस्ट है उन पे जो कानून बनाता है वो राज्य और जो है यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों बना सकते हैं। तो सही आंसर जो इसका आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं। सो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्क्रीट पर
कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के मसौदा कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अगर पूछा जाए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा के पूछे जाते हैं अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। अगर 7 मेंबरी एक मसौदा समिति बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके जो सभापति थे, अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो 81 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2 BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 82 है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो इसका जो 82 का सही आंसर है ऑप्शन 1 है, मुर्शद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये फैसला किया था लॉर्ड, उस समय थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, तो उस समय जो है बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था और उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने ये जो है घोषणा की थी कि निम्नलिखित में से जो है बहादुर शाह जाफर जो है आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक का रूप नहीं दिया जाएगा। और बहादुर शाह जफर को जो है कैद कर कहाँ भेजा गया था? रंगून में। क्वेश्चन नंबर 84 किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? अवध को जो है अवध के साथ जो है इन्होंने सहायक संधि की थी और उसको फिर बाद में जो है 1856 में, ये एक कारण रहा था रिवोल्ट का 1857 का, तो 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन यानी कि मिस गवर्नेंस का जो है दोष लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। 85 कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो 85 का जो सही आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन 1 नाना साहब ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि इनमें से कौन सी होगी? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, किसी औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्लांट में ले जाकर या उनकी यात्रा करवाकर जो है कारखाने के विषय में पढ़ाना सबसे उपयोगी रहेगा। एजुसेट से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज एजुसेट? एजुसेट क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एजुसेट। क्वेश्चन नंबर 88 है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षण किया गया है? तो 88 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 कबीर। कबीर के जो छंद है विचार हैं वो पंचवाणी और बीजक में शामिल उनको किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, अलोरा की गुफा का भिन्न चित्रों जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कीर्तक है? तो किस पीरियड की है ये कीर्तक? तो इसका आंसर आएगा 89 का 2, राष्ट्रकूट काल की कलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण समाज जो है वो उपनिषद में आस्था रखता है। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें और वीडियो बनाने का जो उत्साह है वो मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।